दोस्तों ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हैरिस एवं उलमैन के बहुनाभिकीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हैरिस एवं उलमैन के बहुनाभिकीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इससे पहले आपने बर्जेस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत को पढ़ा। उसके बाद उसकी कुछ आलोचनाएं मिली, तो उसकी आलोचना को दूर करने के लिए आपने क्या पढ़ा, तो होमर होयट के सिद्धांत को पढ़ा, जो उसका सेक्टर सिद्धांत था उसको पढ़ा। और होमर होयट के जो सेक्टर सिद्धांत में कुछ आलोचनाएं मिली, उसको पूरा करने के लिए आज का जो क्वेश्चन है हैरिस एवं उलमैन की बहुनाभिकीय सिद्धांत को लाया जाएगा। ठीक है, तो तीनों को एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़े ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए, और तीनों को आप लोग भी सीक्वेंस में देखिए ताकि आप तीनों के बारे में अच्छे से समझ पाए। सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा किसके बारे में हम क्या बता रहे हैं, और अच्छा लगेगा आपको समझने में। ठीक है, आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है कि हैरिस एवं उलमैन के बहुनाभिकीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको आसान भाषा में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको वीडियो को चालू करके देखना है, सुनना और समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी भूमिका को हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचता रहे और आप लोग अच्छे से हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट का बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि कहाँ तक ये वीडियो जा रहा है। ठीक है, किसी भी वीडियो में अगर मेरा चैनल का एसएस स्टडी मटेरियल का आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में। ठीक है, किसी भी वीडियो में कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस आंसर को बिना देर किए। कहा जा रहा है कि भूगोल में नगरों के फैलाव और आंतरिक संरचना को समझाने के लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए। फिर से वही लाइन, हम आपको शुरू बार में ही बताए थे कि वो जो लाइन है आप तीनों में लिखेंगे, एक एक करके तीनों में लिखेंगे। ठीक है, क्या कहा गया कि शहरी भूगोल में नगरों के फैलाव और आंतरिक संरचना को समझाने के लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए। बर्जेस का संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, ठीक है, और होमर होयट का तिर्यक खंड सिद्धांत, जिसको सेक्टर सिद्धांत भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण थे। लेकिन इन दोनों में कुछ कमियां थी, लेकिन इन दोनों में क्या है, तो कुछ कमियां थी, और इसी को दूर करने के लिए क्या है, तो हैरिस एवं उलमैन का बहुनाभिकीय सिद्धांत लाया जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है उस चीज को समझ लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि बर्जेस का सिद्धांत यह मानता है कि नगर हमेशा गोलाकार वलयों में फैलता है। बर्जेस का सिद्धांत जो था संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, उसमें क्या कहा गया था इसके सिद्धांत में, इसके मॉडल में, कि जो नगर है वो हमेशा इस तरह से फैलता है, इस तरह से फैलता है। ठीक है, जबकि वास्तविक नगर अक्सर इतने नियमित नहीं होते, जबकि जो वास्तविक नगर है वो इतने नियमित नहीं होते। वहीं पर जो होमर होयट थे, होयट का जो सिद्धांत था यह मानता है कि नगर मुख्य रूप से परिवहन मार्गों के किनारे फैलता है, लेकिन यह भी केवल कुछ नगरों पर लागू होता है, लेकिन यह भी सिर्फ कुछ नगरों पर लागू होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक शहर हो गया, और परिवहन जिस तरह से जाएगा, जैसे परिवहन जो है, जो हाईवे इधर निकल गया, जो हाईवे वो इधर निकल गया, तो इसके अनुसार जो है नगर इस तरफ से बसना चाहिए, नगर इस तरह से बसना चाहिए। लेकिन यह भी किसी क्षेत्रों में दिखाई देता है, सभी नगरों पर यह लागू नहीं होता। तो इससे कुछ कमी था, चाहे वो बर्जेस का सिद्धांत हो, चाहे वो होमर होयट का सिद्धांत हो, इनमें कुछ कमी था, जिसको दूर करने के लिए ही ये बहुनाभिकीय सिद्धांत लाया गया है। ठीक है, बहुनाभिकीय सिद्धांत लाया गया किसके द्वारा, तो हैरिस और उलमैन के द्वारा यह सिद्धांत लाया गया। समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन्हीं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, ये जो दोनों की सीमाएं थी, जो ये जो बर्जेस और होमर होयट के सिद्धांत थे, इसमें जो कुछ आलोचनाएं थी, जो सीमाएं थी, इन्हीं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए चॉन्सी डी हैरिस, ठीक है, इसका पूरा नाम है, हैरिस का पूरा नाम है चॉन्सी डी हैरिस, और एडवर्ड एल उलमैन ने 1945 में बहुनाभिकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्हीं सब सीमाओं को दूर करने के लिए ध्यान में रखते हुए 1945 में हैरिस और उलमैन के द्वारा एक बहुनाभिकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बड़े नगर केवल एक केंद्र पर आधारित नहीं होते, जो बड़े नगर है वो केवल एक केंद्र पर आधारित नहीं होते, बल्कि इसके बजाय नगर में कुछ छोटे छोटे नाभिकीय विकसित होते हैं। क्या होगा, तो जो बड़े नगर है उसमें कई छोटे छोटे नाभिक विकसित होते हैं, जो अपने आसपास विशिष्ट कार्यों और गतिविधियों को आकर्षित करते हैं, जो कई बार क्या है, तो अपने आसपास विशिष्ट कार्यों को और गतिविधियों को आकर्षित करते हैं। अब इस चीज को हम लोग और डिटेल में समझेंगे। चलिए सिद्धांत के मूल आधार को समझ लेते हैं। ये तो हमारा परिचय हो गया कि क्यों लाया गया था। अब सिद्धांत के मूल आधार को समझेंगे कि इसका आधार क्या था, ये जो बहुनाभिकीय सिद्धांत लाया गया इसका क्या आधार था। ठीक है, कहा जा रहा है कि हैरिस और उलमैन का मानना था, हैरिस और उलमैन जो थे उसका मानना था कि नगर का विकास केवल संकेंद्रीय वलयों या तिर्यक खंडों के अनुसार नहीं होता है। ये इस सिद्धांत का आधार है, ये इनका मानना था, जो हैरिस थे, उलमैन थे, ये इनका मानना था कि नगर का जो विकास है वो सिर्फ संकेंद्रीय वलयों या फिर तिर्यक खंडों, जिसका बोलते हैं सेक्टर, इन्हीं के अनुसार नहीं होता। नगर में कई सारे नाभिक या उपकेंद्र होते हैं, नगर में क्या, तो कई सारे नाभिक होते हैं या फिर उपकेंद्र होते हैं, जिनकी अपनी अलग भूमिकाएं होती है। जैसे कोई बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए मुंबई है,
तो मुंबई में बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऐसा तो नहीं कि मुंबई सिर्फ एक ही जगह पर है। धारावी हो गया, ये हो गया, क्या बोलते हैं कि बोरावली हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे वहां पर छोटे छोटे क्षेत्र है, जिसका अलग अलग तरीके से अलग अलग क्या है, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपना अपना भूमिका है। पूरे मुंबई में देखेंगे वेस्टर्न मुंबई है, ईस्टर्न मुंबई है, तो मुंबई को भी कई तरीकों से बांटा गया है। तो वही कहा जा रहा है कि नगर में कई नाभिक या उपकेंद्र होते हैं, नाभिक या उपकेंद्र होते हैं, जिनकी अपनी अपनी क्या होता है, अलग भूमिका होती है। प्रत्येक नाभिक अपने आसपास आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियों को आकर्षित करता है, और प्रत्येक जो नाभिक या फिर उपकेंद्र है वो अपने आसपास क्या करता है, तो आवासीय, औद्योगिक या फिर वाणिज्यिक गतिविधियों को आकर्षित करता है, ठीक है। नगर का विस्तार इन नाभिकों के आसपास फैलता है, और यह बड़े नगरों में विशेष रूप से देखा जाता है। नगर का जो विस्तार है वो इन नाभिकों के आसपास फैलता है। जो छोटे, मान लीजिए कि ये बड़ा नगर पहले हो गया, ठीक है, ये नगर बसा हुआ है, अब छोटे छोटे केंद्र बन गए, यहाँ पर थोड़ा सा विकास हुआ तो ये केंद्र बन गया, एक नाभिक बन गया, ये एक उपकेंद्र बन गया, ये एक नाभिक बन गया, ये एक नाभिक बन गया, ये उपकेंद्र बन गया, ठीक है। तो जब शहर का विकास होगा तो पहले किसको घेरेगा, पहले इसी को घेरेगा, पहले इसी को घेरेगा, या फिर ऐसे घेर लेगा, या फिर ऐसे घेर लेगा, या फिर ऐसे घेर लेगा, ठीक है। इस तरह से इसको घेरेगा। वही कहा जा रहा है कि नगर का जो विस्तार है इन नाभिकों के आसपास फैलता है, और यह बड़े नगरों में विशेष रूप से देखा जाता है। जैसे कि आप दिल्ली को मान लीजिए, तो दिल्ली का जो नोएडा वाला क्षेत्र है वो कैसे नोएडा को पूरा घेरते जा रहा है, धीरे धीरे यूपी को आधा घेरते जा रहा है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह मॉडल यह भी स्पष्ट करता है कि नगर की संरचना समय और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। यह मॉडल यह भी स्पष्ट करता है कि नगर की जो संरचना है समय और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। इस मॉडल के अनुसार ये कहा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इस मॉडल का कुछ आधार हो गया, ठीक है, इस मॉडल का आधार हो गया। आगे हम लोग नगर के प्रमुख नाभिक को जानेंगे, नगर के प्रमुख नाभिक को, कि जो उपकेंद्र है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला है केंद्रीय व्यापार केंद्र, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। नगर का मुख्य केंद्र जहां व्यापार, बैंक, दफ्तर और प्रमुख बाजार होते हैं। यह नाभिक नगर का आर्थिक हृदय माना जाता है, और ये जो नाभिक है, ये जो पॉइंट, ये जो बिंदु है, ये नगर का आर्थिक हृदय माना जाता है। मतलब सारे जो गतिविधि है मेन वो यहीं से होता है, ये शहर वगैरह यहीं से सारा गतिविधि होता है, ठीक है। दूसरा है हल्का औद्योगिक क्षेत्र, जो हल्का औद्योगिक क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ पर एक हल्का औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर उद्योग वगैरह लगाए गए, ज्यादा लोग यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, जो काम के लोग रहते हैं, तो हल्का औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। कहा जा रहा है कि सीबीडी, सीबीडी का मतलब क्या है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बाहर, यहाँ छोटे उद्योग, कार्यशालाएं और गोदाम होते हैं। आसपास श्रमिक वर्ग के लोग रहते हैं, आसपास क्या है, तो श्रमिक वर्ग के लोग रहते हैं, क्योंकि जहां पर उद्योग है, कार्यशाला, जहां पर गोदाम, वहां पर श्रमिक लोग रहेंगे। तो इस तरह से उपकेंद्रों या फिर नाभिक का जो है विस्तार होता है। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि भारी औद्योगिक क्षेत्र, जहां पर भारी औद्योगिक क्षेत्र है, नगर के बाहरी हिस्सों में बड़े उद्योग और कारखाने विकसित होते हैं। यह नाभिक नगर की आर्थिक गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जो नाभिक है नगर की आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। चौथे पॉइंट में कहा जा रहा है निम्न आय वर्गीय आवासीय क्षेत्र, जो निम्न आय वर्गीय आवासीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गरीब और श्रमिक वर्ग निवास करता है। इस क्षेत्र में क्या, तो जो गरीब लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग है, वो लोग निवास करते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास के पास होने के कारण काम पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, और जब वो आधुनिक क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के पास रहेंगे मजदूर लोग, तो वो क्या करेंगे, तुरंत ही काम के पास पहुंच सकेंगे, आसानी से पहुंच सकेंगे। दूसरा मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र, मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र, सीबीडी और औद्योगिक क्षेत्रों से दूर, जो सीबीडी है, जो केंद्र है, उससे और औद्योगिक क्षेत्रों से दूर व्यवस्थित मकानों वाला क्षेत्र है। यहाँ जीवन स्तर बेहतर और वातावरण स्वच्छ होता है। यहाँ पर क्या है, तो जीवन स्तर बेहतर होता है और वातावरण जो है स्वच्छ होता है, क्योंकि ये लोग इस शहर से अलग रहते हैं, ये जो औद्योगिक वाला क्षेत्र है उससे थोड़ा सा अलग रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूर रहते हैं। छठा पॉइंट इसका है उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र, उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र, इसमें कहा जा रहा है कि नगर का सबसे साफ सुथरा और आकर्षक क्षेत्र उच्च वर्गीय, जहां पर लोग रहते हैं वहां पर, ठीक है। तो जो अक्सर मुख्य सड़कों, पार्कों या प्राकृतिक दृश्यों के किनारे विकसित होता है, जो प्राकृतिक दृश्यों के किनारे, पार्कों के किनारे, सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे, ठीक है, तो अच्छे अच्छे जगहों पर जो विकसित होता है उसी को उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र कहा जाएगा। तो यहीं पर इन सब जगहों पर यह विकसित होता है। सातवां है उपग्रह नगर या फिर उपनगर, ठीक है, उपग्रह नगर या फिर उपनगर, नगर के बाहरी हिस्सों में बने आधुनिक आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र, जो नगर के बाहरी हिस्सों में बने हैं आधुनिक आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र हैं, यह बड़े महानगरों में सबसे बाहर फैलते हैं और नगर के विस्तार को आसान बनाते हैं, और नगर के विस्तार को आसान बनाते हैं। जैसे कि दिल्ली का गुड़गांव, ठीक है, ये क्या है, तो दिल्ली से बहुत बाहर है और विकसित क्षेत्र है, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, तो ये नगर के विस्तार को आसान बनाया जा रहा है, नगर के विस्तार को
और आसान बनता है इस तरह से। इसी को कहा जाता है उपग्रह या फिर उपग्रह नगर या फिर उपनगर, ठीक है, उसी को कहा जाता है, जैसे दिल्ली का गुड़गांव। आगे हम लोग समझेंगे सिद्धांत की विशेषताएं, कि सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं। पहला जो इसका विशेषता है वह वास्तविकता के करीब, ये वास्तविकता के करीब है। यह सिद्धांत आधुनिक महानगरों के फैलाव और संरचना को सही रूप दिखाता है, ये इसकी विशेषता है सिद्धांत की, ठीक है। दूसरा जो इसका विशेषता है वह बहुकेंद्रीय विकास, बहुकेंद्रित विकास। नगर केवल एक केंद्र पर निर्भर नहीं है, नगर जो है वो केवल एक केंद्र पर निर्भर नहीं है, बल्कि कई उपकेंद्र विकसित होते हैं, कई सारे उपकेंद्र विकसित होते हैं, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया था। तीसरा है लचीलापन। नगर की संरचना समय, आर्थिक और सामाजिक कारणों के अनुसार बदल सकती है। नगर की जो संरचना है वो समय, आर्थिक और सामाजिक कारणों के अनुसार बदल सकती है, ठीक है। ये सब क्या है, तो सिद्धांत की विशेषताएं हैं। चौथा जो इसका विशेषता है वो सामाजिक आर्थिक विविधता। विभिन्न आय और सामाजिक वर्ग अपने अनुसार स्थान लेते हैं, जिस तरह से जिनका आय है या फिर जिनका समाज है उस तरह से अपने अनुसार वो लोग क्या करते हैं, स्थान लेते हैं। पांचवें पॉइंट में लिखा है, पांचवा जो इसका विशेषता है वो व्यवहारिक उपयोग। व्यवहारिक उपयोग नगर नियोजन, यातायात व्यवस्था, औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। व्यवहारिक उपयोग के लिए भी ये मॉडल जो है उपयुक्त है। नगर नियोजन के लिए, यातायात व्यवस्था के लिए, औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी माना जाता है। आलोचना को अब हम लोग आलोचना को समझ लेते हैं। आलोचना, ठीक है, आलोचना की विवेचना, आलोचनात्मक विवेचना, इसके सिद्धांत की कुछ आलोचना, जैसे कि आपने पढ़ा कि जो बर्जेस थे उसके सिद्धांत की भी आलोचना मिली, जो होमर व्हाइट थे उसके सिद्धांत की भी आलोचना मिली। अब जो ये जो हैरिस है और जो हैरिस और उलमैन का सिद्धांत है, जो बहुनाभिकीय सिद्धांत है, उनकी भी कुछ आलोचना आ गई। तो पहला जो इसका आलोचना है वो आदर्श स्वरूप की कमी। इसमें आदर्श स्वरूप की कमी देखिए, कोई निश्चित आकृति नहीं, इसमें कोई भी आकृति के बारे में कहा ही नहीं गया, इसलिए इसे चित्रात्मक रूप से दिखाना कठिन है कि ये गोल में फैलता है या फिर इस तरह से सड़क के रूप में फैलता है। मतलब इसका कोई चित्रात्मक रूप में दिखाना इसके बारे में कठिन है। ये जो सिद्धांत है ये कोई निश्चित आकृति नहीं देता, इसलिए इसे चित्रात्मक रूप से दिखाना कठिन है, ठीक है। तो आदर्श स्वरूप की इसमें कमी दिखी। दूसरा है सभी नगरों पर लागू नहीं। सभी नगरों पर यह लागू नहीं हुआ। छोटे नगरों या फिर ग्रामीण शहरों केंद्रों में इतने उपकेंद्र नहीं बनते। जो छोटे नगर हैं या फिर जो ग्रामीण शहरी केंद्र हैं उसमें इतने ज्यादा उपकेंद्र नहीं बनते। जैसे कि गिरिडीह को मान लीजिए, तो गिरिडीह में बहुत ज्यादा उपकेंद्र नहीं है। गिरिडीह का एक मोटा मोटी बाजार है, पचम्बा बाजार, गिरिडीह का बाजार, और इधर से बड़ा चौक, इस तरह से छोटे छोटे बाजार हैं। थोड़ा सा डुमरी चल जाइए, थोड़ा सा जो जामताड़ा से सटा हुआ क्षेत्र है उधर चले जाइए तो जमुआ का क्षेत्र, इस तरह से बहुत ज्यादा यहाँ पर उपकेंद्र नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े उपकेंद्र नहीं है। तो सभी नगरों पर लागू नहीं होता ये। अगला जो इसका आलोचना है वो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों की अनदेखी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों की अनदेखी की है। नगरों का विकास केवल आर्थिक और भौगोलिक आधार पर नहीं होता, ठीक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों पर भी होता है। चौथा नंबर पर लिखा है इसकी जो आलोचना है वो विकसित देशों पर आधारित। इसका जो मॉडल वो विकसित देशों पर आधारित था। अमेरिका और यूरोप के बड़े नगरों के अध्ययन पर आधारित था। विकासशील देशों में पूरी तरह सही नहीं है। जो भारत जैसे विकासशील देश है उस पर यह मॉडल पूरी तरीके से सही नहीं माना जाता। पांचवा जो इसका आलोचना है वह योजना और प्रबंध जटिल। योजना और प्रबंधन जो है वो जटिल है। बहुनाभिक नगरों में यातायात और शहरी नियोजन जटिल होता है। जो बहुनाभिक नगर है उसमें यातायात और शहरी नियोजन जटिल होता है, जिसे मॉडल स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता। जिसको मॉडल, ये जो मॉडल है बहुनाभिकीय मॉडल, बहुनाभिकीय सिद्धांत, ये इसको सही स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता है। तो इसकी कुछ 5 ये आलोचनाएं होगी। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को समझ लेते हैं। निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है कि हैरिस और उलमैन का बहुनाभिकीय सिद्धांत आधुनिक नगरों की वास्तविक संरचना को समझने में सबसे उपयुक्त माना जाता है। अभी तक जो भी आपने मॉडल पढ़ा सबसे उपयुक्त इसको माना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि नगर केवल एक केंद्र पर आधारित नहीं होते। यह सिद्धांत बताता है कि नगर केवल एक केंद्र पर आधारित नहीं होता। इसमें कई उपकेंद्र होते हैं जो अपने आसपास आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां आकर्षित करते हैं। सेम वही बात लिखना है जो आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। बर्जेस और होयट के सिद्धांतों की तुलना में यह अधिक वास्तविक और व्यवहारिक है। इन दोनों सिद्धांतों की तुलना में यह ज्यादा वास्तविक और व्यवहारिक माना गया। नगर नियोजन और शहरी विकास में इसे अभी भी एक आधार माना जाता है, और नगर के नियोजन में, शहरी विकास में इसे अभी भी एक आधार माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके निष्कर्ष को लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये आंसर जो आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया होगा। चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बार बार आपको बोल रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, हाइप कीजिए उसको, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। लिस्ट का लिंक हम 12 और 13 दोनों को बना दिए, मेजर ज्योग्राफी मेजर 12 का, ज्योग्राफी मेजर 13 का, तो आप लोग जाकर के तैयारी शुरू कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जाइए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एक और बात आपको फिर से बता दें कि आप लोग अगर चाहे तो मात्र 29 रुपए में चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर वहां पर आप लोग 30 स्टूडेंट हो जाते हैं तो वहां पर हम वीडियो डालना शुरू करेंगे, ठीक है। मात्र 1 रुपए से भी आपका कम लगेगा रोज का। मात्र 29 रुपए में आप चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तीनों का सीक्वेंस में पढ़ाई मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल ऑडियो वीडियो दोनों क्लास वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।